प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो साइंस चल रही थी अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर सेकंड उसको कंटिन्यू करवाते हुए आज इसका पार्ट 4 लेके आया हूं। तो इसके अंदर क्या टॉपिक है, किस प्रकार अपने को पढ़ना है और एग्जाम में कैसे आएंगे क्वेश्चन, वो अपने करने वाले हैं। तो आज पार्ट 4 है हमारे पास, पार्ट 4। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड अमल क्षार एवं लवण। तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही क्यों रखना नहीं चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो पीतल सबसे पहले अपने देखते हैं पीतल क्या होता है। थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर क्या होता है, ये तांबा होता है। कॉपर क्या होता है, तांबा। जैसे ये तांबा है, ये कॉपर हो गया, और ये जो पीतल होता है Cu+Zn होता है। ठीक है, और एक आपका कांसा होता है जिसको अपने ब्रॉन्ज बोलते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है, कॉपर से प्लस Sn से मिलकर बना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पीतल और तांबे के बर्तनों में दही क्यों नहीं रखना चाहिए। दही क्या होता है, अम्ल होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होने के कारण पीतल और तांबे के साथ ये क्या रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद ये जहरीला पदार्थ बना देता है, जहरीला पदार्थ बना देता है, जिस कारण क्या है कि अपने को पीतल का हो या तांबे का हो, इसके अंदर दही को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये तो था छोटा सा क्वेश्चन एक। और ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ये कहते हैं कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस रिएक्शन के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो अब देखो कि ए यौगिक है, अपने को ए यौगिक भी बताना है। ठीक है, संतुलित समीकरण भी लिखनी है इसकी। तो इसको देखते हैं अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। एक तो अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखूंगा। ठीक है, दूसरा इसने बताया कि यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, ये बोलता है CaCl2 है। ठीक है, CaCl2 है। अब देखो इधर इसको अपने पहले संतुलित कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि यौगिक ए कौन सा है। अब देखो Cl2 कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे Cl कितने हैं, 1 है। तो अपने क्या करते हैं, इसको 2 बनाते हैं। ये मैंने 2 बना दिया। ठीक है, अब देखो कि अब ये H2 के मोलिक्यूल 2 पड़े हैं, H2 के मोलिक्यूल 2 पड़े हैं। तो अपने को आइडिया होना चाहिए कि 2 मोलिक्यूल है तो H2 भी बन सकता है, O भी बन सकता है, H2O बन सकता है। तो अब देखो इसके अंदर एक और हिंट दे रखा है कि ए यौगिक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ये जो लक्षण है ना, ये बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और जलती हुई गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, ये काम होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड की लक्षण है। तो अपने पास एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो मैंने लिख दिया CO2। ठीक है, CO2 बनेगा।
अब ये CO2 बन गया और यहां पे 2HCl है। एक ध्यान रखो, अपने पास इधर दे रखा है कैल्शियम, प्लस में दे रखा है अपने को कैल्शियम, और CO2 यहां से निकल गया, यहां से, और यहां से अपने पास H2 होगा, ये बनेगा H2, ठीक है, और ये बनेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनेगा तो देखो CO2 और एक यहां पे O पड़ा है तो CO3 बन गया, तो ये बन गया CO3, CO3 बन गया। तो ये अपने पास रिएक्शन संतुलित हो गई है। अब देखो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और मैंने इससे पिछली क्लास के अंदर क्या बताया, जो पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब कैल्शियम किसी कोई भी कार्बोनेट ले लेते हैं, धातु का कार्बोनेट ले लेते हैं, उसकी क्रिया जब अम्ल से करवाई जाती है तो लवण बनता है, लवण बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मैंने आपको ये कल ही टॉपिक करवाया था कि जब किसी भी कार्बोनेट को, धातु के कार्बोनेट को अम्ल से क्रिया करवाई जाती है तो लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो उसी से रिलेटेड अपने को एक बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए यौगिक कौन सा हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, अम्ल से क्रिया करवाई तो ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। और ये ध्यान रखना, जो CO2 होती है अम्ल के साथ जब ये रिएक्शन होती है यौगिक की तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, और जब इसके पास अपने जलती हुई मोमबत्ती लेके जाती है तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। ये तो दो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। जल में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें उत्पन्न हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं वो अपने अभी देखते हैं। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है, तो इसका कंसेप्ट समझते हैं पहले कि कंसेप्ट क्या है। अब देखो, अम्ल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। अम्ल, एक अम्ल का व्यवहार अपने और देखते हैं जल के साथ कैसा होता है। अम्ल का व्यवहार थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, अम्ल जल की उपस्थिति में, ये चीज ध्यान रखना, जल की उपस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, और अम्ल जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में कैसा व्यवहार करती है। ठीक है, देखो कि जब अम्ल को जल के अंदर घोला जाता है तो आपको बात ध्यान रखनी है, जब अम्ल को जल के अंदर घोला जाता है तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और Cl नेगेटिव आयन रिलीज करता है, यानी कि तब ही ये आयनों में विभक्त होगा जब अम्ल को जल के अंदर घोला जाता है। तो जल की उपस्थिति में ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन का त्याग करता है, यानी कि H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में ये टूटता है। ठीक है, और जैसे HCl अपने को दे रखा है, इसको जल की उपस्थिति में घोल दिया, यानी कि इसका जलीय विलयन बना दिया, तो यहां से क्या होगा, ये H पॉजिटिव त्यागेगा और यहां से Cl नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देगा। ठीक है, आपको ये बात एक ध्यान रखनी है कि जल की उपस्थिति में ही H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव में टूटता है, और जल की अनुपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन का त्याग नहीं करता है, यानी कि आयनों में विभक्त नहीं होता है। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। अब देखो, ये बात समझ गए आप। अब देखते हैं कि जब अम्ल का विलयन, कह सकते हैं अपने जलीय विलयन, जलीय विलयन में धारा का प्रवाह
होता है या नहीं। इस चीज को अपने समझते हैं कि अम्ल का जब अपने जलीय विलयन लिया है, इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है या नहीं होता है। अब देखो, अम्ल का जलीय विलयन होता है ना, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है कि जैसे ही अपने अम्ल को जल के अंदर घोलते हैं तो ये आयनों में टूटता है, आयनों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये क्या है कि H पॉजिटिव आयन बनाता है। क्या बनाता है? H पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इस H पॉजिटिव आयन के कारण विद्युत का चालन होता है। क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। कहने का मतलब है कि जब अम्ल को जल के अंदर घोलते हैं तो H पॉजिटिव आयन का त्याग करता है। इस H पॉजिटिव आयन के कारण ही क्या है कि विद्युत का चालन होता है। अब देखो, अपने एक ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लिया, एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल ले लिया, ये अम्ल नहीं है, अपने को पता है। और ये क्या है कि इसको जल में घोलने पर, जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन का त्याग नहीं करते हैं, और त्याग नहीं करने के कारण ग्लूकोज और अल्कोहल के जलीय विलयन में कभी भी विद्युत का चालन नहीं होता है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। जल में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें उत्पन्न हो जाते हैं आरआरबी जेई 26/5/2019 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब देखो, क्लोराइड आयन नहीं, सल्फाइड आयन नहीं, और ये सी दे रखा है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब जब अम्ल की बात कर रहा है, अम्ल के अंदर क्या मैंने बताया? हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन के कारण वो क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। तो इस टॉपिक से देखो, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में दिया हुआ है टॉपिक, और इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आपके और आया हुआ है एग्जाम के अंदर, वो ये है कि अम्ल को जल में घोलने पर आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। क्यों? अब देखो, पहले HCl था, ठीक है, जल के अंदर घुला हुआ 2 लीटर के अंदर, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर 3 लीटर और पानी मिलाया तो मेरे पास कितना हो गया? 5 लीटर हो गया। इसमें आयन तो उतने ही थे ना, आयन तो उतने ही थे। आयन क्या थे? 5 थे, मान लिया आयन थे 5, और यहां भी कितने हैं? आयन क्या है? 5, क्योंकि HCl के तो अंदर अपने परिवर्तन नहीं किया, अपनों ने परिवर्तन किसके अंदर किया है? जल के अंदर परिवर्तन किया है। तो ये क्या कहता है? अम्ल को जल में घोलने पर आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यानी कि जल में घोलने पर, ज्यादा जल में घोलने पर, ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले तो जल में नहीं घोला है तो उसकी सांद्रता तो क्या हो जाएगी? आयनों की सांद्रता की कुछ ना कुछ, जैसे ही इसको जल के अंदर घोला और ज्यादा जल डाल दिया तो जो आयनों की सांद्रता है प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। तो आयतन तो गया बढ़,
लेकिन आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। ये आपको ध्यान करना है। इसे अपने क्या कहते हैं, इसे तनुकरण कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी और एक इक्वेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। इक्वेशन क्या है कि HCl का निर्माण, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है HCl का निर्माण। HCl का निर्माण कैसे होता है, 2 NaCl लिए प्लस H2SO4 इसके अंदर मिलाया, कुछ बूंदे मिलाई तो क्या होता है, NaCl लिया परखनली के अंदर, ठीक है। तो H2SO4 की कुछ बूंदे मिलाई इसके अंदर, बूंदे मिलाने पर क्या होता है, Na2SO4 Na2SO4 प्लस 2HCl का निर्माण होता है। तो ये अपने कह सकते हैं कि HCl के निर्माण की अभिक्रिया है। ये भी आपको एक ध्यान रखनी है। इसके अंदर एक आपको छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है कि शुष्क HCl और HCl का जलीय विलयन, जलीय विलयन, शुष्क HCl है यानी कि उसके अंदर जल नहीं मिला हुआ है, अपने को पता है कि H पॉजिटिव आयन नहीं त्यागेगा। शुष्क HCl H पॉजिटिव आयन का त्याग नहीं करेगा और ये इस प्रकार ये अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा, तो अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा तो लिटमस पत्र का भी रंग नहीं बदलेगा। आपको यह भी ध्यान रखना है, लिटमस का रंग भी नहीं बदलेगा, लिटमस का रंग नहीं बदलेगा। जाहिर सी बात है, जब अम्ल का व्यवहार भी नहीं कर रहा है तो लिटमस का रंग भी नहीं बदलेगा। अब HCl का जलीय विलयन, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, इस कारण से लिटमस का रंग भी बदलेगा। क्योंकि पता क्या, ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मतलब क्या था कि लैंग्वेज भी वो चेंज कर सकता है, बोल सकता है कि शुष्क HCl, तो बंदा क्या है कि कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, यार शुष्क HCl क्या है, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, और पढ़ा नहीं तो हमने कभी NCERT नहीं पढ़ी। NCERT में साफ साफ दे रखा है शुष्क HCl का और HCl का जलीय विलयन का व्यवहार कैसा होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको खोज के, बहुत बारीकी से खोज के आपको मैंने ये टॉपिक बताया है, शुष्क HCl का जलीय विलयन। तो ये थी आपकी क्लास, बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये कंटेंट तैयार करने में, NCERT को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग मेरी मेहनत को और ज्यादा मेहनती बनाने के लिए आप लोगों वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।